हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इंटरफेरॉन्स के बारे में। इंटरफेरॉन्स क्या है? इंटरफेरॉन्स एक एंटीवायरल सब्सटेंस होता है विच इज़ यूज्ड एज अ डिफेंस मैकेनिज्म इन वायरल अटैक्स। ठीक है, फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म होता है वायरल अटैक्स में। और ये जो है इंटरफेरॉन है, ये किस जगह पे ओरिजिनेट होता है? ये जहाँ पे वायरस का रेप्लिकेशन होता है जिस भी मॉलिक्यूल में, वहाँ पे इसे सस्टेन करने के लिए जो है इंटरफेरॉन जो है वो ओरिजिनेट होता है। सबसे पहले ये खोजा गया था 1957 में बाय एलिक आइजैक एंड जिन लिंडरमैन के द्वारा। ये जो है एक सिंगल सब्सटेंस होता है और इसे इंटरफेरॉन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मोर देन 20 सब्सटेंस से मिलकर बना होता है और इसका वेट भी 20 to 30,000 डाल्टन्स होता है। ये जो इंटरफेरॉन्स होते हैं ये प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, इसलिए इसे ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हम लोग कहते हैं। और इसे हम लोग 3 पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं: इंटरफेरॉन अल्फ़ा, इंटरफेरॉन बीटा एंड इंटरफेरॉन गामा। 3 पार्ट में हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है इंटरफेरॉन्स का? ये जो इंटरफेरॉन्स हैं ये मैमेलियन सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं। और जब ये कब प्रोड्यूस होते हैं? जब वो मैमेलियन सेल्स वायरस से जब इन्फेक्ट होते हैं तब ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम में कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होगा। तो जैसे ये वायरस ने एंटर किया तो अब वायरस ने एंटर किया तो ये इस सेल को, मैमेलियन सेल को क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट करने से लॉजिक ये है कि ये जो है यहाँ पे मैमेलियन सेल में अपना जो प्रोटीन है उसका प्रोडक्शन करने का कोशिश करेगा। तो जो ये होस्ट सेल में जो न्यूक्लियस होता है ये जो है इंटरफेरॉन्स का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, इंटरफेरॉन्स का प्रोडक्शन करता है। इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन हो जाने के बाद में ये जो सेल रहेगा ये अगेन दूसरे मैमेलियन सेल्स को जो अपने से जुड़े हुए जो सेल्स रहेंगे उसमें भी इन इंटरफेरॉन्स को क्या करेगा? सिग्नल देगा। सिग्नल देने से क्या होगा? जो दूसरे सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस जो हैं एंटीवायरल एंजाइम्स का प्रोडक्शन करेंगे और वो एंटीवायरल एंजाइम्स के प्रोडक्शन से आपका जो वायरल रेप्लिकेशन जो होना है, जिस वायरस से मैमेलियन सेल इन्फेक्ट हो रहा था उसका क्या हो जाएगा? वो रुक जाएगा। ठीक है, उनका रेप्लिकेशन जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इंटरफेरॉन होता है ये अपने आप में एक एंजाइम ही होते हैं, इसलिए ये जो इंटरफेरॉन्स है ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर ह्यूमंस के जो इंटरफेरॉन्स हैं इट विल ऑपरेट इन ह्यूमंस ओनली, नॉट इन एनी अदर एनिमल, and vice versa. If any animal having an animal interference will not effective in mans or humans. ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आइसोलेशन जो होता है इंटरफेरॉन्स का वो कैसे होता है, हम लोग इससे आइसोलेट कैसे करते हैं। तो इंटरफेरॉन का जो आइसोलेशन था पुराने दौर पे जो था, ब्लड इज़ द ओनली सोर्स, ब्लड इज़ ओनली सोर्स फॉर इंटरफेरॉन आइसोलेशन। और ये जो प्रोसीजर था ये काफ़ी यानी टीडियस था, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में जो ब्लड का रिक्वायरमेंट होता था। और जो इंटरफेरॉन जो हमको आइसोलेट होके मिलता था इट वाज वेरी लिटिल अमाउंट, यानी कि 50,000 लीटर के ह्यूमन ब्लड से हमें अराउंड 100 mg ऑफ इंटरफेरॉन्स मिलते थे, विच इज़ नॉट गुड। ओके, तो इस तरीके के जो रिसर्च हैं उन्हें कंडक्ट करना भी यानी कि सही नहीं था। ठीक है, तो प्रोडक्शन जो था इंटरफेरॉन्स का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि जो अगेन हम लोग को अगर कोई सी भी चीज़ को अगर प्रोड्यूस करना है तो उसे हम लोग क्या करेंगे? प्लाज्मिड्स के थ्रू जो है उसे हम लोग इनिशिएट करते हैं, यानी कि जिस भी इंटरफेरॉन की हमें रिक्वायरमेंट रहती है उस पर्टिकुलर जीन को हम लोग क्या करते हैं? प्लाज्मिड्स में अटैच करते हैं। तो वो वैसा ही हमने यहाँ पे भी किया, हमने एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में जो है
स्पेसिफिक जो इंटरफेरॉन रहता है उसके mRNA को हम लोगों ने सिंथेसाइज किया और उसे इंसर्ट किया वेक्टर में, विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई में हमने उसे क्या किया, एंटर किया और उसे कल्चर मीडियम में क्या कर दिया, कल्चर मीडियम में ग्रोथ होने के लिए रख दिया, जिससे हमें एक बेसिक जो प्रोसीजर हमको तो पता चल गया कि हम लोग कैसे रिकॉम्बिनेंट इंटरफेरॉन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है होस्ट के ऊपर भी, जैसे कि अभी मैंने नाम लिया ई कोलाई। ई कोलाई जो है एक होस्ट है, लेकिन ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, जस्ट बिकॉज ई कोलाई जो है एक बैक्टीरिया है और ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन को प्रोसेस नहीं कर पाता है अच्छे तरीके से। ग्लाइकोलाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स का जो मैकेनिज़्म है, मशीनरी है, वो इसमें अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए जो प्रोडक्शन है इंटरफेरॉन्स का वो यीस्ट के बेसिस पे हुआ, यीस्ट के थ्रू हुआ, क्योंकि यीस्ट में जो है ये जो मैकेनिज़्म है ग्लाइकोलाइजेशन ऑफ प्रोटीन ये अवेलेबल है। जो यीस्ट का हम लोग यूज़ करते हैं वो रहता है सैक्रोमाइसिस सर्विसिए, विच इज़ द मोस्ट सूटेबल यीस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट इंटरफेरॉन्स। तो यहाँ पे प्रोडक्शन हो कैसे रहा है, हमने यहाँ पे प्रोडक्शन क्या किया कि जो भी रिक्वायरमेंट, जो स्पेसिफिक इंटरफेरॉन हमको रिक्वायर्ड था, उसके जीन को हमने क्या किया, प्लाज्मिड में क्या किया, प्लाज्मिड में हमने उसे अटैच किया और उसे एंटर किया यीस्ट के अंदर में, और उसका ग्लाइकोलाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स का जो प्रोसेस है उसे कैरी फॉरवर्ड किया विथ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, और इससे जो हमें इंटरफेरॉन मिला वो काफ़ी ज़्यादा था रेदर देन ई कोलाई। इसके साथ ही साथ हमने कई टाइप के हाइब्रिड इंटरफेरॉन्स का भी प्रोडक्शन करने का कोशिश किया। ठीक है, जो हम लोगों को पता ही है कि इंटरफेरॉन्स जो है वो 3 टाइप के कैटेगरी में हमने उसे डिवाइड किया था, लाइक अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स, बीटा इंटरफेरॉन्स एंड गामा इंटरफेरॉन्स। तो हमने क्या किया कि उनमें और कुछ वेरिएशन किए ताकि हमें और भी ज़्यादा अच्छे एक्टिविटी, यानी कि अच्छे एंटीवायरल एक्टिविटी के साथ वाले जो हैं इंटरफेरॉन्स हमें मिल पाएँ। ठीक है, इसके लिए हमने उनके जीन्स में कुछ चेंजेस किए और उसे प्लाज्मिड के साथ में अटैच करके उनका जो है प्रोडक्शन किया। अगर हम लोग थेरेप्यूटिकल एप्लीकेशन की बात करें इंटरफेरॉन्स की, तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है, यानी कि इनका जो प्रोडक्शन है अप्रूव्ड हुआ थेरेप्यूटिक यूज़ के लिए 1986 में रेस्पेक्टिवली। अगर आप देखेंगे तो इंटरफेरॉन्स अल्फ़ा का 1986 में, इंटरफेरॉन बीटा का 1993 में एंड इंटरफेरॉन्स गामा का 1990 में जो है इसका थेरेप्यूटिक यूज़ ह्यूमंस के ऊपर में अप्रूव हो गया। स्विस बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी फर्म था, एक कंपनी थी, फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, जिन्होंने इसे फर्स्ट टाइम मार्केट में उतारा इन द नेम ऑफ इंटरफेरॉन अल्फ़ा विथ ट्रेड नेम इंट्रॉन। ठीक है, और इनका जो लार्ज नंबर में अगर हम लोग ट्रीटमेंट अगर देखें तो इसका मैक्सिमम यूज़ होता है इन वायरल डिजीज़ एंड कैंसर्स इंक्लूडिंग ल्यूकेमिया, कैपोसिस सार्कोमा, ब्लैडर कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, रीनल सेल कार्सिनोमा, स्किन कैंसर एंड मल्टीपल माइलोमा। और कई सारे डिजीज़ हैं जस्ट लाइक एड्स, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जेंटल वॉर्ट्स, हेपेटाइटिस सी, हर्पिस जूस्टर, इन सब में इनके ट्रीटमेंट के लिए इंटरफेरॉन्स का क्या होता है, यूज़ होता है। तो इनका यूज़ कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा में भी होता है। ठीक है, पर इसका जो बेसिक मैकेनिज़्म है एक्शन का, एक्शन ऑफ मैकेनिज़्म है इंटरफेरॉन का, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है इंटरफेरॉन्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ममेलियन सेल्स, और ये इंटरफेरॉन्स जो है सेल्स में जाके न्यूक्लियस को जो है स्टिमुलेट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, जस्ट लाइक लिम्फोसाइट्स दैट कैन डिस्ट्रॉय अ कैंसरस सेल। और इसका जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाता है।
ठीक है। ये जो इंटरफेरॉन्स हैं इनका जो थेरेपेटिकल एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लोगों तक इसलिए भी नहीं पहुंच पाता है, कॉमन पीपल तक ये नहीं पहुंच पाता है क्योंकि इसमें कॉस्ट फैक्टर इंक्लूड है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो ओनली सोर्स से जो था वो ब्लड था और 50,000 लीटर ब्लड से जो था आपको सिर्फ 100 mg ऑफ इंटरफेरॉन जो है वो प्रोवाइड हो पाता था। तो और साथ ही साथ अगर हम लोग इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर हम लोग इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी जो इसका यील्डिंग है वो काफ़ी कम है और कॉस्ट प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण ही ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। एंड दैट इज़ वाई वी से कैंसर जिसको भी होता है उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो काफ़ी खर्चीला होता है। तो ये सब जो हैं ये जो इंटरफेरॉन्स की थेरेपी भी चलती है तो ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसके कारण ही ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस थे और कुछ प्रोडक्ट्स थे जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड, है ना, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज़ द सेम पार्ट, ओके, इज़ द सेम थिंग, ठीक, ओके।